हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंसारी अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। आपको हाथी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट छांटना है कि कौन सा है और सही स्टेटमेंट छांटना है कि कौन सा है। तो हमें पहला स्टेटमेंट दिया है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और हमें दूसरा स्टेटमेंट दिया है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और नेक्स्ट हमें दिया है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो यदि हम हाथी की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हाथी गंदे पानी में कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और हमें चौथा यहाँ पर दिया है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम लगभग 1 क्विंटल झाड़ियाँ या पत्ते खा जाते हैं। और हमें जो चौथा स्टेटमेंट दिया है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। तो अधिकांश जो हाथी हैं वो दिन में 10 घंटे आराम नहीं बल्कि 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। इसलिए इसका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अगर हम इसमें हाथी के बारे में यहाँ पर बात करें तो हाथी का जो गर्भाधारण का काल होता है, अगर हम गर्भाधारण की यहाँ पर हाथी की बात करें तो गर्भाधारण काल इसका होता है वो लगभग 22 माह का होता है। हाथी को दिन में के बजाय रात में अधिक दिखाई देता है, इसे रात में अधिक दिखाई देता है हाथी को। और इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर हम सर्वाधिक हाथी की बात करें तो सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और अगर भारत की बात कर ली जाए कि भारत में हाथी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत में कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और अगर इनकी औसत आयु की बात कर लें तो इनकी जो एवरेज आयु है लगभग 72 साल होती है। एवरेज आयु इनकी लगभग 72 साल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली आदि दिखाए जाते हैं। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो यदि हम बात करें मधुबनी की, तो यहाँ पर जो मधुबनी है ये बिहार का जिला है, ये बिहार राज्य का एक जिला है। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत होगा। और अगर हम बात करें, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ये सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई जाती है। अब ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान से पड़ा है। ये बात बिल्कुल सही है कि मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है, तो मधुबनी नामक स्थान से इसका नाम मधुबनी पड़ा है। तो ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही है। इसलिए 1, 2 और 3 कथन बिल्कुल इसके सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम मधुबनी चित्रकला के बारे में बात करें तो यहाँ पर मधुबनी चित्रकला की कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो खासकर मधुबनी चित्रकला जो है वो मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है, मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। और मिथिलांचल क्षेत्र हमारे कहाँ का के एरिया में आता है, तो ये बिहार के कुछ क्षेत्र इसमें बिहार का आता है, जैसे बिहार का मधुबनी जिला हुआ, मधुबनी, और इसी का एक हुआ दरभंगा। ये 2 जिला इसके हो गए बिहार के। और नेपाल का इसका कुछ भाग इसमें आता है, नेपाल का भी इसमें कुछ भाग आता है। तो ये मधुबनी चित्रकला के बारे में यहाँ पर है। ये देखिए इस प्रकार से मधुबनी की चित्रकला यहाँ पर दिखाई गई है। आपको बताना है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी हो सकता है, पक्षी हो नहीं, ये पक्षी हो सकता है। तो यदि मैं बात करूँ तो जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो शकरखोरा है या कलचिड़ी है या कौवा या फिर फाख्ता। तो यहाँ पर मैं शकरखोरा की बात करूँ, इसके बारे में अभी आगे फैक्ट बताता हूँ। ये भी नहीं है क्योंकि इसका घोंसला तो पेड़ की डाल से लटकता हुआ होता है। और कलचिड़ी भी, ये भी इसका आंसर नहीं है। फाख्ता कि ये तो कांटे और मेहंदी के वहाँ पे अपना घोंसला बनाती है कटीलीदार वृक्ष पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कौवा जो है वो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला
बनाता है। यहाँ हम कौवे के बारे में यहाँ पर देखिए, पक्षियों के बारे में यहाँ पर दिया है। अगर शकरखोरा की बात करें तो इसका जो घोंसला होता है ये वृक्ष की टहनियों से इसका जोड़ा लटकता हुआ यहाँ पर ऐसे करके इसका बनता है। और अगर हम यहाँ पर कलचुड़ी की बात करें तो ये अपना जो घोंसला बनाती है ये अधिकतर कहाँ बनाती है, ये पहाड़ी इलाका में, रेगिस्तानी इलाका में, ये जो मिट्टी वाले ऊंचे खंडर होते हैं वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाती है। अगर हम इसमें कौवा की बात करें तो कौवा जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और ये सबसे चालाक पक्षी होता है। ये सबसे चालाक पक्षी भी होता है, सबसे चालाक ये पक्षी है। और अगर यहाँ पर हम फाख्ता की बात करें तो फाख्ता जो हमारी होती है ये कटीले जैसे कैक्टस नामक जो वृक्ष है, वही जो नागफनी होती है कैक्टस या फिर मेहंदी का पेड़, ये उस पर अपना घोंसला बनाती है फाख्ता। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, अर्थात इस गांव को पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग हो सकता है? ये तेलंगाना का भाग हो सकता है या फिर कर्नाटक का या फिर आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का। तो अगर मैं पोचमपल्ली की बात करूं तो पोचमपल्ली मेन रूप से पहले आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था जब तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था। जब तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तब से ये जो पोचमपल्ली गांव था ये तेलंगाना राज्य के अधीन आ गया, अब और यहाँ पर साड़ियों पर बुनाई की जाती है इसलिए ये फेमस है। यहाँ पर साड़ियों पर बुनाई की जाती है इसलिए ये फेमस है। तो अब जब हम पोचमपल्ली गांव की अगर हम बात करेंगे तो ये किसका हिस्सा होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना राज्य का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, अगर हम पाँचवें क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन बताना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो रेगिस्तानी ओक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये एक प्रकार का वृक्ष है, जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग रेतीला है, ये उसमें पाया जाता है, इसलिए ये बिल्कुल कथन इसका सही है। और अगर दूसरा दिया है, ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो ये गलत है। आपने देखा होगा कि जिस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो टहनियों से लटकती हैं वो बरगद या फिर पीपल का पेड़ होगा, इसलिए यह इसका ऑप्शन नहीं होगा। और हम तीसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये बात बिल्कुल सही है। ये पानी की तलाश करने वाला पेड़ है, इसकी जड़ें पानी की अंदर जमीन तक जाती हैं जहाँ पर पानी तक से ना मिल पाए। और हम चौथा विकल्प दिया, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतला पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं ये जब इसकी जड़ें पानी तक पहुंच जाती हैं तो ये पूरा जो पेड़ तना होता है इसमें समय पानी पहुंच जाता है और स्थानीय लोग क्या करते हैं, इसमें तने में से कट लगाते हैं और पाइप डाल के इसमें यहाँ से पानी पीते हैं। तो ये कथन भी इसका सही होगा और इसका तीसरा भी इसका सही है। तो इसका पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन इसका बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करें, अगला हमें क्वेश्चन दिया है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। आपको बताना है कि अबू धाबी के विषय में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये रेगिस्तानी इलाके में है, ये बात सही है क्योंकि ये एक प्रकार से पूरा की पूरा रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये कथन भी सही है। यहाँ पर जो पानी की मात्रा है वो इतनी कम है जबकि पेट्रोल की मात्रा यहाँ पर बहुत अधिक है, पेट्रोल की मात्रा यहाँ पर बहुत अधिक है, इसलिए ये इतना अमीर देश है। तो यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये बात भी सही है, यहाँ पर स्थानीय भाषा क्या है इसकी अरबी है। और हमें नेक्स्ट यह है, अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर ये इसका जो चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है। अबू धाबी की अगर हम बात करें तो अबू धाबी हमारी UAE यूनाइटेड अरब अमीरत या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरत की राजधानी है। और अगर हम यूनाइटेड अरब अमीरत की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा होती है दिरहम, इसकी मुद्रा दिरहम होती है। और जो अबू धाबी है वो इसी की राजधानी है, तो यहाँ पर राजधानी की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा गलत होगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इसका राइट है। अगर बूझ लिया जाए कि एक दिरहम इंडियन रुपीज़ के बराबर बूझ लिया जाए तो लगभग 22 रुपया 47 पैसा इस समय की इसकी रेट है एक दिरहम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
आपको बताना है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग हैं। मतलब अगर हमारी जो हम नाइट की बात करें, रात की बात करें, तो पूर्ण रूप से जब लाइट नहीं होती, मतलब कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं हो, काली रात की अगर हम बात करें, उसमें अगर हम जो एनिमल्स जागते हैं वो दूसरे चीज़ों को देखते हैं, या फिर हम मान लिया इंसानों को देखते हैं, तो वो किस रूप में देखते हैं? तो वो बैंगनी और नीले रूप में देखते हैं, या हरा और उन्हें पीला दिखाई देता है, या काला और सफ़ेद दिखाई देता है, या फिर लाल और संतरी। तो जितने भी जानवर होते हैं रात को जागते हैं, तो उनको प्रत्येक वस्तु या मनुष्य कैसे दिखाई देंगे? उनके काला और सफ़ेद, उन्हें ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है रात में, ब्लैक एंड वाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके लगा लिया है, क्योंकि इसमें लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे चित्र 1 में 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। यहाँ पर चित्र में 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, तथा चित्र 1 व 3 में 2 जानवर, नहीं चित्र 2 यहाँ पर होगा, चित्र 2 व चित्र 3 में, 2 में और 3 में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने का समय छायांकित है। मतलब यहाँ पर ये इनके सोने का समय छायांकित है, मतलब कितना ये यहाँ से तक सोए हैं, छायांकित है। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनना है। नीचे दिए कथनों में आपको कथन सही चुनना है। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जब यहाँ से इन्हें, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अगर यहाँ तक की बात की जाए, तो यहाँ तक इन्हें 6 घंटे लगाए हैं। कितने घंटे लगाए हैं? 6 घंटे लगाए हैं। और कितने खाने के 6 घंटे लगे हैं? एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना। मतलब ये एक को 2 घंटे लगा रहे हैं, 1 घंटे को कितना लगा रहे हैं? 2 घंटे को लगा रहे हैं। ये 12 खाने हैं, और घड़ी कितनी दी है? मैं 24 घंटे की यहाँ पर बना के दी है। तो अगर कोई जानवर 2 खाने सोता है, मतलब यहाँ पर देखिए 2 घंटे इसमें सोता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कितने घंटे सो रहा है? 4 घंटे। मतलब एक्स 4 घंटे सो रहा है। और हम वाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 खाने दिए। 9 का मतलब यहाँ कितना हुआ? 18 घंटे से यहाँ पर मतलब हुआ 18 घंटे। तो हमारा जो जानवर वाई है ये कितना घंटे सो रहा है? ये 18 घंटे सो रहा है, और ये हमारा 4 घंटे सोता है। तो अब एक्स 4 घंटे और वाई 18 घंटे, यहाँ पर हमें देखना है कौन सा सही है। तो हमें पहला यहाँ पर दिया है कि एक्स 20 घंटे सोता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक्स 18 घंटे सोता है, जबकि वाई 4 घंटे सोता है, ये भी गलत है, क्योंकि एक्स मात्र 4 घंटे सोता है। अगर एक्स 4 घंटे सोता है, वाई 18 घंटे सोता है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स 4 घंटे सोता है और वाई 18 घंटे सोता है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इन कथनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमें पहला ऑप्शन दिया है, ये भारत और नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला में दिया है, ये नेपाल और तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। सी दिया है, ये भारत और नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,848 मीटर है। और ये दिया, ये नेपाल और तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,848 मीटर है। तो अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो ये 8,000 पर्वतों में गिना जाता है। लगभग जिनकी ऊंचाई 8,000 या उससे थोड़ी बहुत अधिक है, उनकी श्रेणी में माउंट एवरेस्ट को रखा गया है। तो यहाँ पर 9,000 तो इन वाला ऑप्शन इसका नहीं होगा, इसलिए सी और डी पूर्ण रूप से रॉन्ग है। और मैं अगर माउंट एवरेस्ट की बात करूँ, ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा चित्र के बारे में मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वाला जो मेरा भाग है, ये नेपाल का भाग है। यहाँ पर ये नेपाल है और इसी के साइड में यहाँ पर तिब्बत है। ये तिब्बत का यहाँ पर इसी के साइड में भाग है। तो ये जो पर्वत यहाँ पर स्थित है, ये हमारा जो पर्वत है वो यहाँ पर स्थित है, इस श्रेणी पर यहाँ पर स्थित है। तो कहाँ कहाँ स्थित होगा? ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित होगा। तो ये भारत और नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये बात सही है कि इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर। ये भी याद रखना है कि इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ये नेपाल और तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर। बिल्कुल ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ये नेपाल और तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर होगी। और ये बता दूं मैं, ये हिमालय पर्वतमाला का भाग है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये पूर्ण रूप से हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, हिमालय पर्वतमाला। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है ये हिमालय पर्वतमाला, यहाँ से यहाँ तक हमारी हिमालय पर्वतमाला है, इसके अंतर्गत ये आता है। और मैं बता दूं, इसे नेपाल में, इसको जरा रफ करते हैं, इसे नेपाल में
सागर माथा नाम से जाना जाता है। सागर माथा नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। स्वर्ग का शीर्ष, सागर माता का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग का शीर्ष। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तिब्बत में चोमोलंगमा नाम से इसे जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कांसा 2 धातुओं का मिक्सचर है। ये धातु है, आपको बताना है तांबा और टिन का ये मिक्सचर है, या तांबा और लोहा, या एल्यूमिनियम और टिन, या फिर तांबा और जस्ता। तो जो तांबा और जो कांसा जो होता है ये मिक्सचर होता है, ये तांबा यानी कॉपर और प्लस टिन का ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तांबा और टिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, ऑप्शन ए बाज कबूतर तोता, बी चील बाज गिद्ध, और सी पाकता कौवा मोर, और डी कौवा चील और बुलबुल। देखिए कुछ पक्षी जो होते हैं हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो अगर उन पक्षियों की यहाँ पर बात करें तो वो पक्षी हमारे होंगे चील बाज और गिद्ध। ये हमारे चील बाज और गिद्ध होते हैं। ये एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, एक ही प्रजाति के ये पक्षी होते हैं। और अगर यहाँ पर हम बाज की यहाँ पर बात करें तो बाज जो हमारा होता है, ये से हम कहते हैं शिकारी पक्षी। इसे शिकारी पक्षी के नाम से जाना जाता है, शिकारी पक्षी। और यहाँ अगर हम गिद्ध की बात करें तो गिद्ध जो होता है वो मरे हुए जानवरों को खाता है और पृथ्वी की सफाई करता है। मरे हुए जानवरों को खाकर पृथ्वी की सफाई करता है। इसलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, मतलब लिखा है पढ़िए, जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। उसने लिखा है कि मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए। देखिए जब भी अगर यहाँ पर बांस की बात आए तो बांस सर्वाधिक किस स्टेट में होता है? तो ये बांस जो होता है वो असम राज्य में सर्वाधिक बांस पाया जाता है। और मैं अगर यहाँ पर असम की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर मौसम हमेशा आर्द्रता बना रहता है, मतलब हमेशा बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर मौसम हमेशा आर्द्रता बना रहता है। अगर मैं इसी असम राज्य के पड़ोसी राज्य की बात करूँ, यहाँ पर मेघालय राज्य की यहाँ पर हम बात करूँ, इसका पड़ोसी राज्य है मेघालय। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मेघालय में एक स्थान है, मासिन राम नाम का एक स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए इसे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहते हैं। और मैं बात करूँ तो गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ इसी मेघालय राज्य में स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखा रखा है, ये असम के यहाँ पर घर दिखाए गए हैं जो बांस के खंभों पर, यहाँ देखिए कितनी ऊंचाई पर, यहाँ 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए गए हैं। 13वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो आपका ऑप्शन है ए उल्लू, बी कौवा, सी कोयल और डी मैना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन पक्षी अधिक गर्दन अपनी पीछे तक घुमा सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, उल्लू। उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन में दिया है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। देखिए यहाँ पर हम ब्रेल लिपि की अगर बात करें तो इसकी अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, फ्रांसीसी व्यक्ति
या फ्रांसीसी लेखक थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी, जिनका नाम था लुई ब्रेल। लुई ब्रेल नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। ये विधि खासकर अंधे बच्चों के लिए होती है, जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने और लिखने के लिए होती है। तो जो ये विधि आधारित होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये यहाँ पर नीचे देखिए दिखाया गया है ये ब्रेल लिपि को किस प्रकार से ये होती है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसमें 6 बिंदु होंगे हर जगह। देखिए इसमें अगर हम बात करें ए बनाएगा तो 6 बिंदु, अगर बी की यहाँ पर बात करेंगे तो 2 बिंदु, इस प्रकार से यहाँ पर। अब सी को यहाँ पर संकेत दिखाया गया ऊपर के दोनों बिंदु, और डी को भी दिखाया गया है ऊपर के 2 बिंदु पर इधर को 1 बिंदु। ये इस प्रकार से ब्रेल लिपि होती है। 15 नंबर का हमें क्वेश्चन दिया है, हमारे देश के नीचे दी गई किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन ए असम, गोवा, केरल या आंध्र प्रदेश। अगर मैं यहाँ पर टेपियोका की बात करूँ तो जो भारत में शकरकंद पाई जाती है, शकरकंदी नाम का जो पाई जाती है वो इसी तरीके की दिखती है टेपियोका। और नारियल का वृक्ष तो आपने देखा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि इनमें से इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए यहाँ पर बनाता रहूँगा। और आपको अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप लिंक इसको प्राप्त कर पा सकते हैं।